नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का साफ साफ मीनिंग है कि सपोज वहां पे स्ट्राइक हो जाती है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर के बीच में। सपोज दो अलग अलग कंपनीज हैं, उनके बीच में अगर कुछ कहा सुनी बहस हो जाती, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आपस में सुलझ नहीं रहे हैं मसले, या फिर आपके देखिए अलग अलग हो सकता है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट या फिर इंडस्ट्रियल, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट नारे लगाए जा रहे हैं। ओके, आइदर हो सकता है इनकी डिस्प्यूट्स की क्या मांग हो सकती है, आइदर हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारी वर्किंग कंडीशंस बढ़िया नहीं है उसको प्रॉपर कीजिए। ये किसके अगेंस्ट, यानी कि किसके लिए बोल रहे हैं, ताकि उनको जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं वो फैसिलिटीज मिल सकें, और डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं आपके जो भी इनके एम्प्लॉयर्स होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी कि फिलहाल जो ये चैप्टर चल रहा है दैट इज योर इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा। ठीक है, एंड द टॉपिक इज, टुडेस टॉपिक इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो आप इसके तमाम दूसरे भी टॉपिक्स इसी चैप्टर से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, बात करते हैं अभी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, आप देख रहे हैं काफी सारे लोग, यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं कि काफी सारे लोग डिस्प्यूट बता रहे हैं, क्योंकि देयर इज समथिंग डिस्प्यूट। ओके, अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है आज हम बात करेंगे। ठीक है, अपने नेटिव लैंग्वेज हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, साथ में देखेंगे कि इनके बीच में होता, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया वैसे ही। ठीक है, एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी व्यूड एज अ फ्रिक्शन और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर परसेप्शन, ओपिनियंस, माइंडसेट्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ओके, अभी देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, या फिर इसे समझा जा सकता है कि बीच आपस में ये एक, देखिए एक एग्रीमेंट होता है, मतलब बीच में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट मतलब मध्यस्थता हो गई है। ठीक है, मतलब मैंने उसकी बात मान ली, उन्होंने हमारी बात मान ली, तो ये पूरा डिसएग्रीमेंट मतलब आपस में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन भी समझा जा सकता है, रगड़ हो गई है। जैसे फ्रिक्शन होती है ना, जो दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो हीट पैदा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो दोनों का ही नुकसान है, गर्म होगा, दोनों चीजें गर्म होंगी, फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से वो दोनों चीजें टूट सकती हैं। तो वैसे ही यही जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये देखा जाता है एक तरह से रगड़ के तौर पे, फ्रिक्शन के तौर पे, डिसएग्रीमेंट के तौर पे, किनके बीच में, दो पर्सन या दो पार्टीज के बीच में हो सकता है। देखिए, ओके, अब किस वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर परसेप्शन, उनकी सोच एक जैसी नहीं है, उनके सुझाव एक जैसे नहीं है, उनका माइंडसेट एक जैसा नहीं है, उनके एटीट्यूड एक जैसे नहीं है, उनकी वैल्यूज एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो इन सबसे हो सकता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और ये सारी चीजें कहां पे हो रही है, इंडस्ट्रीज में हो रही है। ओके, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज एंगेज इन सच डिस्प्यूट्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी की बात हो रही है कि कौन कौन सी पार्टीज इन सब चीजों में सम्मिलित होती हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड होती है। तो देखिए, ये एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, मतलब एम्प्लॉय खुश नहीं एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर खुश नहीं है एम्प्लॉय से। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, अगर कोई भी कंपनी में सपोज दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सपोज एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा, तो कहासुनी तो हो ही जाती भाई। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकती है। अब ये दो कंपनीज के बीच के एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकती है, मगर जनरली हमने देखा है कि कंपनीज में क्या होता है कि अगर बिजनेस करना है तो कभी भी डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हराना है तो दिमाग से हराइए। ठीक है, अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाइए। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेस होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए अब ये कॉजेस कौन पैदा कर रहा है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जो वर्कर चाहता है कि हमें सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिले। ठीक है, हमारे वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए। वैसे तो आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, ये दो तरह के डिस्प्यूट होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक कॉजेज। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात करेंगे। अभी इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं ये मैं बता देता हूँ जरा। ओके, देखिए इकोनॉमिक कॉजेज जो होते हैं, ये वेजेस, मतलब उनकी सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, बोनस टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, उनको बोनस बढ़ा के दो, डीए डियरनेस अलाउंस होता है वो मिलना चाहिए,
कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो जहां पे ये काम कर रहे हैं वहां की अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसकी कंडीशंस बेटर करो, ठीक है, वर्किंग आवर्स कम करो, वर्किंग आवर्स इतना ही होने चाहिए 8 घंटे, कई जगह पर शिफ्ट 12 घंटे की होती है, कई जगह पे 8 घंटे की होती है, ओके, और सैलरी आपको वही मिलेगी, ओके। देन लीव और हॉलीडेज भी हमें पे के साथ चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ लीव्स बढ़ाइए, देन हॉलीडेज बढ़ाइए और उसमें भी उनको पे मिलनी चाहिए, ठीक है। देन विदाउट रीट्रेंचमेंट्स नहीं होने चाहिए, अगर आप बेवजह छटनी कर देते हो कोई भी इंप्लॉय की विदाउट एनी रीजन, तो उसका भी रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे जो मैंने रीजंस आपको गिनाए ये इकोनॉमिक कॉजेस में आते हैं, ओके। अब जल्दी से देख लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आते हैं। देखिए, पहली बात तो जब कंपनी बड़ी होती है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होती है, तो आपने देखा होगा उसमें ट्रेड यूनियन हो जाती है, मतलब यूनियन आ जाती है। तो जब एक एम्प्लॉयर एक कंपनी के अंदर यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि यूनियन क्या होती है, वो सारे वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी मसला अगर हल नहीं होता तो ये सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज जो भी लेबर्स होते हैं किसके पास, ट्रेड यूनियन के पास जाते हैं। फिर ये अपने जो भी मसला होता है, यानी कि जो भी क्या बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये एड्रेस करते हैं हमारे एम्प्लॉयर को कि भाई ऐसा ऐसा है इनका, तो आपको क्या करना है। तो क्या करते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं वो काफी चालाक होते हैं, तो वो कभी भी यूनियन नहीं बनने देते, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगर किसी स्टाफ द्वारा, कोई सीनियर स्टाफ है, ठीक है, वो जूनियर स्टाफ से सही तरह से बेहतर मतलब बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो मतलब अन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज में आती है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी सपोज कोई वर्कर के साथ जाती हो रही है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी यूनियन या फिर क्या बोल सकते हैं पूरी वर्क फोर्स या फिर लेबर स्ट्राइक पे आ जाती है, तो इसको बोलेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स, ओके। और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कॉजेज होते हैं, जिसकी वजह से भी ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है, तो ये अदर कॉजेज में आप समझ सकते हैं। ये इकोनॉमिक कॉजेज तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, अगर कोई भी वर्कर है, वर्कर कब खुश रहेगा, जब उसके सारे जो फुलफिलमेंट है, मतलब नीड्स है, वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहे, वो चाहता क्या है, जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, अगर वो नहीं फुलफिल हो रहे तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, तो डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ओके। अब क्योंकि देखिए जो वर्कर या फिर लेबर होता है उसको तो अपने क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो ही वो काम करेगा, अगर उसे फैसिलिटीज मिल रही है अच्छी तो ही। और क्या होता है कि वही एम्प्लॉयर के अगर बारे में सोचे तो एम्प्लॉयर क्या सोचता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की सोचता है, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, ओके। वेज बोर्ड की बात करेंगे, देखिए गवर्नमेंट जो होती है, वेज बोर्ड उन्होंने अलग अलग बनाए हैं, जिसमें जैसा कि आपने सुना होगा कि हर एक फसल या जो भी क्रॉप होती है, तो देयर इज सम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ही मस्ट गेट एटलीस्ट दैट मच अमाउंट, ठीक है, ये तो मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है क्रॉप को उगाने के लिए कुछ प्राइस जाता है, अगर उसको डबल भी नहीं मिल रहा तो व्हाट इज देयर, मींस देयर इज नो मीनिंग टू ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है क्रॉप्स उगाने का, क्योंकि अगर उसको कुछ सपोज वो 5 रुपए की क्रॉप उगा रहा है, तो अगर उसे 10 रुपया नहीं मिल रहा तो व्हाट इज द यूज, एटलीस्ट उसे 5 नहीं, चलो 7 तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें ठहराने के लिए क्या कर दिया है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है कि कोई भी अगर क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, अगर उनकी क्रॉप खरीदना चाहता है तो उसको इतना अमाउंट तो पे करना ही करना है। तो वैसे ही वेज बोर्ड्स होते हैं कि लेबर या फिर जो भी एम्प्लॉय, लेबर की एम्प्लॉय की बात तो नहीं, हाँ एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, लेबर बोल सकते हैं, वर्कफोर्स जो भी काम करती है, कामगार, ठीक है, जैसे अगर महाराष्ट्र में बात करेंगे तो कामगार सेना बोलते हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बोलूंगा, मिनिमम वेजेस या सैलरीज तो डिसाइड जो की गई गवर्नमेंट द्वारा वो तो मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, होगा ही होगा, ओके। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, अभी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होती है, देखिए ये इतनी कारगर नहीं है, कारगर मीन्स ये इतना अच्छी एफिशिएंसी नहीं है इसकी। गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स होती हैं, जिसमें जो उस काउंसिल में या फिर इस कमेटी में क्या होता है कि कुछ पर्सन्स होते हैं आपके क्या बोलते हैं लेबर साइड से या फिर एम्प्लॉय साइड से, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक टाइप का ट्रेड यूनियन, यानी कि यूनियन का एक मेंबर होता है जो सारे डिस्प्यूट्स को आपके सामने रखेगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ पर्सन्स होते हैं, ये एक बोल सकते हैं कमेटी है, जिसमें क्या बोलते हैं हमारे जो भी वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन होता है इनकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और एम्प्लॉयर की साइड से भी 2-4 पर्सन बैठते हैं, तो आपस में यानी कि जॉइंट काउंसिल होती है। मगर ये काउंसिल इतनी कारगर नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है इसकी, तो ये भी एक तरह का फेल्ड मेथड है, तो इसकी वजह से भी आपके कॉजेस होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। बात करेंगे नेक्स्ट वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के। अभी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या होता है, देखिए अगर ऑलरेडी दो
पर्सन्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा चल ही रहा है, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि भाई ये बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए, नहीं एम्प्लॉयर बोल रहा है कि नहीं भाई आप ऐसा कीजिए, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी होती है आर्बिट्रेशन। आर्बिटर आपने नाम सुना होगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ भी कहा सुनी होती है, ठीक है, जब भी आपस में खफा हो जाते हैं तो हमेशा कौन लेता है, यानी कि यूएस क्या करता है कि भाई एक काम करते हैं कि हम मध्यस्थता कराते हैं आपकी। मगर इंडिया ने तो कभी भी सपोर्ट नहीं लिया है, कभी यूएस हो या कोई भी हो, ठीक है, ताकि आप हमारी मध्यस्थता कराएं। तो ये क्या चाहते हैं, इंडिया क्या है, सेल्फ डिसीजन टेकिंग मतलब कंट्री है कि वो आपस में सुलझाने में विश्वास कर रखता है, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी होती है जो अगर दो पार्टीज के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है, उसको अगर सॉल्व करवाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर फिर भी वो देखिए, अब थर्ड पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं, हो सकता है कि जिनके बीच में ये झगड़ा हो रहा हो, डिस्प्यूट्स हो रहे हो, उन पार्टीज को ये पसंद ना आए इनके डिसीजंस, ठीक है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, तो ये भी एक कारण है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजरियल कॉजेस। देखिए, कोई भी कंपनी में अगर कोई भी काम करता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट किस हिसाब से अपने लेबर की तरफ देख रही है, क्या उनको वो सारी फैसिलिटीज दे रही है। अगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, क्या बोलते हैं, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, तो डेफिनेटली अगेन इट विल बी अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक कॉजेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अदर कॉजेस में कुछ कॉजेस गिना देता हूँ, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होना, ठीक है। देन बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर्स, ठीक है, जो भी सीनियर मैनेजमेंट का कोई पर्सन है, मतलब सुपरवाइजर है, वो अपने जो नीचे पर्सन काम करे, जूनियर, ठीक है, उनके साथ उसका बिहेवियर बराबर नहीं है। ओके, जो वर्किंग कंडीशंस है और वर्किंग मेथड्स है वो प्रॉपर नहीं कंपनी में। ओके, देन योर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके, और दूसरी और क्या है, वर्कर्स चाहते हैं कि हमें नई मशीनरी पे काम करना है क्योंकि ये बहुत ओल्ड है, ठीक है, काम करने में मुश्किल होती है, रिस्क हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वहीं अगर हम बात करेंगे मोटा मोटा कि इफेक्ट्स क्या है, देखिए, अगर कॉजेज हो रहे हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कंपनी अच्छे से प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, तो बहुत सारे कारण हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉजेज एंड मींस कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इफेक्ट्स भी हमने देख लिए। डेफिनेटली अगर कंपनी बंद पड़ने की कगार पे, सॉरी, तो डेफिनेटली कंपनी चल नहीं पाएगी, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कंपनी बोनस नहीं दे पाएगी। तो हर एक कंपनी में यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को बहुत अच्छे से टाइमिंगली सुलझा लिया जाए, नहीं तो कंपनी के लिए ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, this is industrial dispute with definition and causes of industrial dispute. So thanks for watching. धन्यवाद, thank you. धन्यवाद.